अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन बजटिंग के एरिया पे पास पेपर क्वेश्चंस पे जारी थी और हमने पीएनएल के ही पास पेपर क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 23 देखा था पीएनएल पे और क्वेश्चन नंबर 5 पे बात हम शुरू कर रहे थे। तो एनी क्वेश्चन कल की जो डिस्कशन हुई उसमें से किसी कैलकुलेशन पे, किसी डिस्कशन पे कोई क्लैरिटी चाहिए, कुछ सवाल करना चाहते हो तो पूछिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 फैल्कन पे बात शुरू कर चुके थे और उस पे हमने डिस्कशन को आगे लेके चलना है। अच्छा जी, फैल्कन पे आते हैं जी दोबारा फिर हम। ये जैसे हमने देखा था 5.99 पास रेट वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें परफॉर्मेंस नहायत ही बिलो पार रही। इसमें हम जो बातें कल कर चुके थे, एक तो हमने प्रोडक्शन बजट बना लिया था, प्रोडक्शन एंड सेल्स बजट, यही किया था ये। अगले साल का सेल्स बजट और सेल्स बजट से प्रोडक्शन बजट, ये दो चीज़ें हमने कल डिटर्मिन कर ली थी। तो हमारा जो नेक्स्ट ईयर का सेल्स बजट था, वो क्या बनाया था हमने? सेल्स बजट वाज 25। ये तो प्रोडक्शन बजट नहीं था बेटा। प्रोडक्शन बजट है 25170 और सेल्स बजट है 25080। फिर हमने कॉस्ट पर यूनिट पे काम करना शुरू किया था कि करंट ईयर की कॉस्ट पर यूनिट तो हमारे पास अवेलेबल थी। क्वेश्चन नंबर 5 में पीएनएल हम बनाएंगे, ये वर्किंग हम बना रहे थे जिसमें हम कॉस्ट पर यूनिट पे काम कर रहे थे। तो करंट ईयर की कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास थी, हम बजटेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे थे। करंट ईयर के जैसे डाटा हमें अवेलेबल है, रॉ मटेरियल 980 था, डायरेक्ट लेबर 800 थी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 500 एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 400। अच्छा, इसको हमने चूँकि वैल्यूएशन में भी यूज़ करना है इस कॉस्ट पर यूनिट को, और वैल्यूएशन में वर्क इन प्रोसेस को भी वैल्यू करने हैं, तो हम मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दो हिस्सों में इसको कर लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है जी? 1700। और टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या है पिछले साल की? 2680। हमने बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट मेजर कर ली थी कल हमने, कितनी थी? 1056 1026। और बजटेड लेबर कॉस्ट 818। ये हम कॉस्ट मेजर कर चुके थे। अब आगे ये दो कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे और फिर सवाल को हम आगे लेके चलेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी किसी बच्चे के जहन में? अच्छा जी, लेबर की बात करते हैं फिर कि हमारी वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हैं। अगले साल हमारे वेरिएबल ओवरहेड क्या होंगे? तो पिछले साल के वेरिएबल ओवरहेड उसने कहा जी आपके 500 थे पर यूनिट, और आइंदा इसमें होने क्या वाला है? एक तो इसमें इन्फ्लेशन आने वाली है, एक तो 8% की वेरिएबल ओवरहेड में इन्फ्लेशन आने वाली है, और इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड के बारे में कोई इसने जिक्र किया हुआ है कि वेरिएबल ओवरहेड की चार्ज होने की बेसिस क्या है?
हमें वेरिएबल ओवरहेड के बारे में इसके अलावा कोई जिक्र नहीं इन्फ्लेशन का। अगर आपको याद हो, एक हमने क्वेश्चन पहले किया था जिसमें उसने लिखा हुआ था वेरिएबल ओवरहेड्स आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। अगर यहाँ पे भी वो जुमला लिखा होता तो लेबर की कॉस्ट में जितने आवर्स की एडजस्टमेंट, एफिशिएंसी की एडजस्टमेंट हमें डाली थी वो साइड डाल जानी थी यहाँ पे कि जी जितने जाहिर बात है जितने फिर लेबर आवर्स कम या ज़्यादा होने थे उस हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स भी कम या ज़्यादा होने थे और रेट की एडजस्टमेंट इसके अलावा होनी थी। लेकिन इस केस में उसने किसी ऐसी बात का जिक्र नहीं किया कि वेरिएबल ओवरहेड का ताल्लुक लेबर आवर से है। इसका मतलब सिर्फ एक एडजस्टमेंट, दैट इज इन्फ्लेशन। पिछले साल 500 थी, 8% की इन्फ्लेशन लगाओगे 540 हो जाएगी अगले साल की। अच्छा जी, बाजी आखिरी आइटम हमारी फिक्स्ड ओवरहेड की। फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट हमें दी गई है पिछले साल की 400। ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे आई होगी? ओ यार, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन। लेकिन पिछले साल के ओवरहेड और पिछले साल की प्रोडक्शन बजटेड ली गई होगी। अब हमें अगले साल की चाहिए तो क्या करेंगे? अब हमें बजट ईयर की चाहिए तो क्या करेंगे जी बेटा? बेटा करंट ईयर का ओआर तो ये पड़ा हुआ है ना आपके पास भाई। मुझे करंट ईयर का ओआर नहीं चाहिए, मुझे बजट का ओआर चाहिए। मेरा आपसे सवाल है बजट का ओआर मैं किस तरह निकालूंगा? अगले साल के बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड विद अगले साल की बजटेड प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगले साल बजटेड प्रोडक्शन तो अगले साल की हमारे पास है ना। अब हमें चाहिए अगले साल के फिक्स्ड बजटेड ओवरहेड्स, वो कहां से हमने लेने हैं? तो उसके लिए हमें फिर थोड़ी सी यहां पे तवज्जो करनी होगी। तो सवाल पढ़िए जरा, अगले साल के फिक्स्ड बजटेड ओवरहेड्स कहां से निकालने हैं ये मुझे इधर से कैलकुलेट करके आपको बताना है। अच्छा, पिछले साल के बजटेड ओवरहेड हम ले सकते हैं यहां से? कैसे लेंगे? पिछले साल की बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड विद ओआर, ये पिछले साल के बजटेड ओवरहेड आ गए। फिर हमें नेक्स्ट ईयर में इसमें देखनी है चेंजेस की आने वाली हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो चेंजेस ड्यू हैं, एक इन्फ्लेशन और दूसरा डेप्रिसिएशन। इसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड में चेंज का कोई जिक्र है नहीं। तो ठीक है जी, हम इसकी एक वर्किंग बनाते हैं ओआर की से। नेक्स्ट वर्किंग नंबर, अब हमारा ट्रैक लूज हो चुका है तो ये नेक्स्ट वर्किंग हम बनाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड के लिए। हमारी वर्किंग एक्स फिक्स्ड ओवरहेड के लिए, पिछले साल के फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे हैं 25,000 इंटू 400। एग्रीड? मैं फिलहाल रुपीज़ में आ गया ना ये, तो कोई बात नहीं, हम रुपीज़ इन 1000 बाद में बनाएंगे। अभी हम इसमें एडजस्टमेंट डालते हैं। इसमें से लेस करनी है हमें पिछले साल की डेप्रिसिएशन पहले कितनी जी? 5.8 मिलियन। 5.8 मिलियन पिछले साल की डेप्रिसिएशन निकालो। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, इन्फ्लेशन है कितनी यहाँ पे? फिक्स्ड ओवरहेड की 5%। असूल याद रखिएगा, हमेशा जब भी फिक्स्ड ओवरहेड पे इन्फ्लेशन अप्लाई करनी है, अक्सर सवालों में तो वो लिख देता है, लेकिन जहां ना लिखे हमें पता है डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन लगती नहीं है। तो पहले मैंने डेप्रिसिएशन निकालनी है, फिर इसमें मैंने इन्फ्लेशन ऐड करनी है और देन मैं ऐड बैक कर दूंगा डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन सेम होती तो सेम ऐड कर देता, लेकिन मेरी डेप्रिसिएशन रिवाइज हो रही है 7016, तो मैं रिवाइज डेप्रिसिएशन ऐड कर देता हूँ। पुरानी डेप्रिसिएशन निकाली, इन्फ्लेशन लोड की और रिवाइज डेप्रिसिएशन माइनस की,
और अब ये मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड आ गए, इसको बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड कर दो, 25170। OAR निकाल लो, यहां से क्या आता है, 454 रुपीज़ 454 पर यूनिट। ये हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नेक्स्ट ईयर के लिए, बजटेड पीरियड के लिए। जी बेटा, तो यहाँ पे एग्जामिनर सर एक्चुअल से किए 400 into actual 237। सॉरी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, माई मिस्टेक। मैं चूंकि अब एक दिन का गैप आ गया ना, तो मैं ये चीज़ पॉइंट मिस कर गया। हालांकि मैंने आपको बड़ा हाईलाइट करवाया था यहाँ पे। एक्चुअल कॉस्ट है ये एक्चुअल कॉस्ट है। अगर आपको याद हो क्लास 3 में हमने पढ़ी थी एक बात, मैंने आपसे कहा था अगर वो कहे प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट में सारी कॉस्ट एक्चुअल होती हैं सिवाय इसके, ये अब्जॉर्ब्ड होती है। अगर आपसे कहा जाए प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो सारी कॉस्ट एक्चुअल होंगी, ये अब्जॉर्ब्ड होंगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो इसका मतलब सब एक्चुअल, कोई एब्जॉर्ब नहीं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट व्हेन वी डील विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो यहां पर इसने क्लियरली लिखा हुआ है ये एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। अगर यहां पे ये एक्चुअल का वर्ड ना होता तो फिर मेरा सवाल ठीक था, फिर मैंने ज्यूम करना था ये एब्जॉर्ब है और मैंने सवाल ऐसे हल करना था। लेकिन यहां पे एक्चुअल का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड विद एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो मैंने फिर यहां पे इसको एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करनी है, जो कि है 23,760। 23,760। तो ये जनाब मेरे पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड आ गए। अब जरा कहानी सुन लो, ये पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड आ गए, जिसमें ये डेप्रिसिएशन शामिल है, उसको निकाल दिया। बगैर डेप्रिसिएशन के जो खर्चा है उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा 5। फिर अगले साल इन्फ्लेशन पुरानी होती तो मैं पुरानी ऐड कर देता वापस, यहाँ पे नई डेप्रिसिएशन है तो नई ऐड कर दी। तो बेटा ये रेट रिवाइज कर दो मुझे। 433। डेसिमल फिलहाल छोड़ दो, काफ़ी ज़्यादा हज़ारों में कॉस्ट जा रही है, तो डेसिमल में नहीं जाते हम। 433। पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल एफओएच लास्ट ईयर के हमने लिए, और उसमें अगले साल के लिए जो एडजस्टमेंट हमें गिवन थी वो डाल दी। तो हमारे पास अगले साल के बजटेड ओवरहेड आ गए, बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड ओआर, हमारा ओआर आ गया फिक्स ओवरहेड का अगले साल का। तो यहाँ से देखिए हमारा कन्वर्जन कॉस्ट कितनी बनती है, 7016 इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में, 1791, और कॉस्ट पर यूनिट 2817। जी, एनी क्वेश्चन? हमारे पास यूनिट्स का डाटा आ गया है। अब हम कॉस्ट पर यूनिट भी आ गई, यूनिट सेल्स और प्रोडक्शन के भी आ गए। अब हम ज़रा पीएनएल की तरफ चलते हैं और फिर जाके देखते हैं उसमें हमें कैसे लेके चलना है चीज़ों को। यहाँ तक कोई बेटा कैलकुलेशन समझ नहीं आई, पूछिए। अच्छा जी, हमारा यहाँ पे जो अब पीएनएल कॉस्ट ऑफ सेल, नॉट पीएनएल कॉस्ट ऑफ सेल जो दिखेगी कॉस्ट ऑफ सेल की स्टेटमेंट, इट शुड लुक लाइक रॉ मटेरियल कंजम्पशन, conversion cost,
इनका सम करेंगे, ये आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड, फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। ये है जी फॉर्मेट जिसको हमें पॉपुलेट करना है। अच्छा जी, मैं यहां से बात शुरू करता हूं जरा, इधर से ऊपर की चीज़ों को मैं बाद में डील करता हूं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। लेट्स स्टार्ट विद ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स में मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? मेरे पास उसमें जो हमने कल वर्किंग बनाई जिसमें लिए थे ना ओपनिंग फिनिश गुड्स 2000, मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स में 2000 यूनिट्स पड़े हैं। फिनिश गुड्स हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं, पिछले साल बनी थी, पिछले साल की फुल कॉस्ट पे। ओपनिंग फिनिश गुड्स 2000 यूनिट्स इंटू 2680, ये वैल्यूज रुपीज इन थाउजेंड में अब यहां बना लीजिएगा। 5360। 2000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स कल हमने कैलकुलेट किए थे जब हम सेल्स और प्रोडक्शन की वर्किंग बना रहे थे, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट मुझे क्वेश्चन में अवेलेबल थी 2680, मैंने यहाँ पे भी लिखी है दोबारा, 2680 क्वेश्चन में अवेलेबल थी, ले ली। क्लोजिंग वर्क इन, क्लोजिंग फिनिश गुड के यूनिट्स ये भी कल की वर्किंग में थे 2090, और ये बजटेड पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक है और इसकी कॉस्ट होगी 2817। मल्टीप्लाई कीजिए 5888, लीजिए जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, इसकी कहानी खत्म हुई। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कहानी खत्म हुई। अब हम वर्क इन प्रोसेस पे जाते हैं। वर्क इन प्रोसेस में इसने कहा जी 1500 यूनिट्स ओपनिंग में है, 1500 ही क्लोजिंग में है, एंड 100% कंप्लीट फॉर मटेरियल एंड 60% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन। तो ये हमें वर्क इन प्रोसेस वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या 3 में जो सीखा हुआ है उसी कहता है चलेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 फुल यूनिट्स मटेरियल के, तो 1500 इंटू 980, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 यूनिट्स 60% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन, तो 1500 यूनिट्स इक्वलेंट यूनिट्स 60% कन्वर्जन के लिए, और कन्वर्जन की कॉस्ट 1700। तो जनाब यहां से बताइए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू रुपीज इन थाउजेंड में? जी बेटा 3000। इसी तरह हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू निकालेंगे, इसमें भी 1500 यूनिट्स ही हैं फुल फॉर मटेरियल 1026 मटेरियल की कॉस्ट, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में भी कन्वर्जन के 60% काम ही हुआ हुआ है, तो 60% मल्टीप्लाइड विद 1791। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू 3151।
जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आ जाइए आखिरी आइटम, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड के ऊपर। इसमें भी जो कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट है वो तो सिंपल है। जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 25,170 इंटू कन्वर्जन कॉस्ट 1791, तो 25,170 इंटू 1791, क्योंकि हम बजटेड पीरियड की कन्वर्जन कॉस्ट दे रहे हैं, तो ये जनाब आ गई हमारे पास कितनी जी? 45,079। अच्छा जी, अब रॉ मटेरियल में इसने कैच डाला हुआ है, और ये कैच अक्सर बजटिंग के क्वेश्चन में आता है। रॉ मटेरियल में कैच क्या है कि हमारे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा होता है, एंड हम FIFO पे चल रहे हैं। तो क्या इसका मतलब रॉ मटेरियल का बजटेड पीरियड में ओपनिंग स्टॉक था और वो पुराने पिछले साल के रेट पे था, और अगले साल रेट बढ़ चुका है। कितना बढ़ा है रॉ मटेरियल का? 8%, आई बिलीव 8% रेट बढ़ चुका है। पिछले साल का रेट यहां से निकलता है, अगले साल का रेट इससे 8% ज्यादा है। हम FIFO यूज कर रहे हैं, इसका मतलब बजटेड पीरियड में जो कंजम्पशन होगी इसमें से ओपनिंग स्टॉक भी कंज्यूम हो रहा है और इसमें नेक्स्ट ईयर की परचेज भी कंज्यूम हो रही है। सो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल के रेट पे कंज्यूम होना है, और जो रिमेनिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर बजटेड पीरियड की प्राइस पे कंज्यूम होना है। अब यहां पे इसकी वर्किंग जो बनेगी रॉ मटेरियल के लिए, अगर मैं एक वर्किंग बनाऊं तो मुझे सबसे पहले देखना है रॉ मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी है। रॉ मटेरियल क्वांटिटी पिछले साल हमारा 49 kg लग रहा था, अगले साल इसमें कोई चेंज आने वाला है? चेंज आ रहा है इसमें, बिल्कुल चेंज आ रहा है जी। तो हमने 49 इसमें वेस्टेज कितनी थी? 5%, और अगले साल वेस्टेज हो जाएगी 2%। ये अगले साल की हमारी यूजेज पर यूनिट है, और अगले साल हमने ये यूनिट्स बनाने हैं 25,170। हमारी रॉ मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड अगले साल कितनी है? 11,955,575 1,195,575, ये है जी अगले साल रॉ मटेरियल की क्वांटिटी जो हमें रिक्वायर्ड है। अब हमने जो बात की कि भैया सारी क्वांटिटी मैंने अगले साल खरीदी हुई इस्तेमाल नहीं करनी, इसमें से कुछ क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक में से इस्तेमाल होनी है, और जो ओपनिंग स्टॉक में से इस्तेमाल होनी है वो पिछले साल के रेट पे इस्तेमाल होगी, और रिमेनिंग जो है वो अगले साल के रेट पे इस्तेमाल होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइस भी तो बदल रही है ना 8% से। हाँ, तो जनाब मुझे लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस कर देंगे तो मुझे मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम बजटेड पीरियड। जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या कहता है जी? 2 month कंजम्पशन बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। ये है पिछले साल की बजटेड प्रोडक्शन इंटू 49 पिछले साल की एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 पिछले साल की 2 month कंजम्पशन। पिछले साल की बजटेड प्रोडक्शन की बेसिस पे 2 month का स्टॉक, पिछले साल की बजटेड प्रोडक्शन की बेसिस पे एक साल का स्टॉक, तकसीम 12 ज़रब 2,
पिछले साल की बजटेड प्रोडक्शन के ऊपर 2 मंथ का स्टॉक, ये हमारे ओपनिंग स्टॉक में पड़ा था। कितना बना? 2041 67 माइनस करो, बाकी क्या बचा? 991408। लीजिए जी, अगले साल जो मेरा स्टॉक टोटल इस्तेमाल होना है वो ये पड़ा है, इसमें से ये ओपनिंग स्टॉक से होगा और ये बजटेड पीरियड की परचेज से होगा। तो भाई क्वांटिटी आपके पास आ गई, रेट की कहानी भी आपके पास तकरीबन है। तो यहां से आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन की कॉस्ट देख लीजिए कि जो तो है ना 204,167, इस पे रेट लगेगा 980/49। ये कितना रेट है? पिछले साल का रेट यही है ना, 980/49 20। तो ये तो आ गई एक कॉस्ट यहाँ से, और दूसरी कॉस्ट 991408 पे लगेगी, लेकिन ये होगी 20 में 8% इन्फ्लेशन के साथ। तो बताइए जनाब, टोटल कॉस्ट यहाँ से रॉ मटेरियल की कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है? टोटल बोल रहे हो? 2549 8 कर दो, राउंड ऑफ कर रहे हो तो हम तो रुपीज इन थाउजेंड में लेके चल रहे थे ना। तो 25498। लीजिए जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट। अब सिर्फ आपको टोटल मारने हैं तो आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है जी। कोई बात समझ नहीं आई बेटा? पूछे यहाँ पे किसी। ये जो मैंने आपको रॉ मटेरियल की एडजस्टमेंट बताई है, ये अक्सर बजटिंग के क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट आती है कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है और अगले साल प्राइसेस चेंज होने जा रही हैं और कंपनी FIFO इस्तेमाल कर रही है। तो इसलिए हम अगले साल जो क्वांटिटी इस्तेमाल होनी है उसमें जो ओपनिंग स्टॉक में से रॉ मटेरियल यूज होना है उसकी क्वांटिटी को पिछले साल का रेट लगाएंगे और रिमेनिंग क्वांटिटी को अगले साल का रेट लगेगा। कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन को और कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर मुझे बताइए ताकि मैं बोर्ड पे लिख के इस सवाल को लॉक करूं। और कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी कैलकुलेशन में हेल्प चाहिए, पूछिए। सिक्स नाइन एट 9 8। लीजिए जी, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर है इस पीरियड की। जी बेटा, कोई बात समझ नहीं आई, किसी जगह आपको गाइडेंस चाहिए, पूछिए। अब ये सवाल 5.99% पास रेट दे के गया था। अब आप देख सकते हैं कि वंस इट इज़ एक्सप्लेन्ड तो इसमें कितने को बड़े बड़े चैलेंजेस थे कि सिर्फ 5.99 या 6% बच्चा इसमें पास हो रहा था। तो शायद आपको एक्सप्लेन कर दिया गया तो मुझे लगता है कि आपको सवाल लगता नहीं कि ये इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड सवाल था। और अगर इसके बावजूद अगर आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड सवाल नहीं लग रहा, उसके बावजूद रिजल्ट इतना बुरा था, तो सवाए इसके हम क्या कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में बच्चे ने सवाल को समझने पे तवज्जो नहीं दी। क्योंकि सवाल समझ आ जाए तो इतना मुश्किल सवाल ये है नहीं। मतलब इसमें मुश्किल क्या है, ये रॉ मटेरियल की एडजस्टमेंट एक थोड़ी सी नई आई आपके सामने, फ़िलहाल नहीं आई, आइंदा तो ये भी मुश्किल नहीं रही आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। तो अदरवाइज़ तो सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं थे। जैसे जैसे उसने बातें की हुई थी वैसे वैसे हम कैलकुलेट करते गए, रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए, फिनिश गुड का स्टॉक कितना होना चाहिए, अगले साल के हिसाब से हम वैसे वैसे वैल्यूज़ कैलकुलेट करते गए हैं। कंजम्पशन में ये चेंज जो है, वेस्टेज में चेंज कितनी आ रही है, सब बताया हुआ उसने। और ये बेसिक कैलकुलेशन कैप 3 से आप लोग सीख के आए हैं, वही कैलकुलेशन यहाँ पे टेस्ट हो रही है जी। कोई सवाल? जी बेटा, मार्किंग स्कीम इसकी बिल्कुल देखते हैं जी, मार्किंग स्कीम को भी देख लेते हैं। प्रोडक्शन
के यूनिट्स निकालना 1.5, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट जो हमने कॉलम बनाया आज कंप्लीट किया आगे 3.5, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो हमने OAR निकाला 2 नंबर, बजटेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन ये जो मैंने अभी आखिरी वर्किंग आपसे शेयर किया जिसमें हमने FIFO की एडजस्टमेंट 2 रेट्स करके की 3.5 नंबर, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4 नंबर, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स 1.5 नंबर। तो बेसिकली आप अगर देखो कि आपने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर ली तो उसके बाद वैल्यूएशन फिनिश गुड्स की और वर्क इन प्रोसेस की कोई चैलेंज रहता नहीं अगर थोड़ी सी भी हमें अंडरस्टैंडिंग है। तो आपके अगर ये नंबर आप ले चुके हो, ठीक कैलकुलेशन आपने कर ली है, और बाय द वे इसकी कंप्यूटेशन में ही सॉरी ये नहीं ये थे नंबर कॉस्ट पर यूनिट ये 3.5 नंबर थे, ठीक है जी। इसकी कंप्यूटेशन में बाय द वे ये भी तो नंबर आ गए ना, तो बेसिकली यहाँ तक पहुँचते और ये भी आ गए, तो 1 2 3 ये सिंपल नंबर थे और ये हो गए। तो सिर्फ मुझे तो लगता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन इसमें मुश्किल थी, बाकी तो सब कुछ आसान था आपके लिए, सिर्फ ट्रैक पकड़ने की बात थी, बाकी सब आसान था। लेकिन हम देखते हैं बच्चों ने चले गलतियां क्या की, मार्किंग स्कीम पे अब आए हैं तो गलतियां भी देख लेते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स वर इग्नोर्ड, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल की स्टेटमेंट बन रही है और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्रीज के कंसिडर ही नहीं किया गया स्टेटमेंट में। चेंज इन मटेरियल एंड लेबर ड्यू टू चेंज इन वेस्टेज एंड एफिशिएंसी रिस्पेक्टिवली वाज नॉट अंडरस्टूड करेक्टली, ये जो मैं कह रहा था वेस्टेज में रिडक्शन को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ग्रॉस क्वांटिटी इनटू 0.95 ओवर 0.98, ये एडजस्टमेंट लोगों ने सही नहीं की। वेरियस टाइप्स ऑफ एरर, अपनी अपनी नस्ल की गलतियां की, हर एक ने अपनी इस्तात के मुताबिक। 100% कन्वर्जन कॉस्ट वाज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, हालांकि लिखा हुआ 60% कंप्लीट था। बजटेड प्रोडक्शन was computed as 100% above the current year's production instead of increasing current year sale by 10%, प्रोडक्शन को 10% बढ़ा दिया गया जबकि सेल्स का उसने जिक्र किया था। फिक्स्ड ओवरहेड वर इंक्रीज बाय 5% इन्फ्लेशन विदाउट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया ये बड़ी कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड में डेप्रिसिएशन शामिल है और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट वो कहता डालो इस पर, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि डेप्रिसिएशन निकालेंगे पहले, क्योंकि डेप्रिसिएशन का इन्फ्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे बेस कर रही होती है, हिस्टोरिक कॉस्ट पे, एसेट की हिस्टोरिक कॉस्ट पे, माजी में 5 साल 10 साल पहले एसेट कितने का खरीदा गया था उस पर डेप्रिसिएशन बेस कर रही होती है। इन्फ्लेशन ओनली इफेक्ट्स कैश एक्सपेंसेस, जो आप जेब से पैसे पे कर रहे हो, पैसे पे करते हुए कीमतें चीजों की बढ़ गई तो आपको ज्यादा कीमत पे करनी पड़ेगी, यही है ना इन्फ्लेशन। जो डेप्रिसिएशन यू डोंट पे डेप्रिसिएशन, कि इन्फ्लेशन आ गई तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी। इट इज अंडरस्टूड जब भी आपकी नॉन कैश कॉस्ट शामिल है तो आप उसको पहले अलहदा करते हो, जो कैश कॉस्ट बचती है हमेशा उस पर इन्फ्लेशन लगानी होती है, ठीक है। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एजेंडा में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। इसका पास रेट 23% है जी, काफ़ी बेहतर है 5-6 के मुकाबले में। तो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। ट्वेंटी था, सॉरी माय मिस्टेक। 23 तुम कर चुके हैं ना? 23 तुम कर चुके हैं, मुल्तान स्टार वाला। स्मार्ट फिट अच्छा जी, रिक्वायरमेंट इसकी है प्रिपेयर अ बजटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2021। 19 नंबर का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है। यूजुअली 20 नंबर तक मैक्सिमम हमारा क्वेश्चन आता है, तो ये 19 नंबर का क्वेश्चन है। स्मार्ट फिट budgeted P&L. SmartFit is engaged in the manufacturing
and selling of product X75. It offers two variants of X75 that are standard and premium. The management is in the process of preparing its budgeted profit and loss statement for the year ending 31st August 2021. Following information are available in this respect. Information for the year ended 31st August 2020. हमें बजट बनाना है 2021 का और हमें डाटा दिया गया है पहले 2020 का. Extracts from P&L. Sales, cost of goods sold में material, labor, manufacturing overheads, gross profit, and then selling distribution expenses, profit before tax. During the year, SF operated at 75% of the capacity. It manufactured and sold 9 lakh units and 6 lakh units of standard and premium units respectively. The retail price of premium unit is set at 2 times of the retail price of standard unit. ये लास्ट ईयर की कहानी सुना रहा है. 1.6 kg of material is required for each standard unit, whereas 2 kg of material is required for each premium unit. Labor manufactures 3 units per hour. Each premium unit standard का 3 standard units per hour. Each premium unit takes 50% more labor time than standard. इसका मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट्स का मतलब 20 minutes per unit. और प्रीमियम 50% टाइम ज़्यादा लेता है 30 minutes per unit. 25% of the total manufacturing overheads are fixed. Variable manufacturing overheads per premium unit is 1.25 times of the standard unit. All selling and administration expenses are fixed. There are no closing stocks of raw material and finished goods. Information projections for the budget year ending 31st August 2021. अगले साल क्या होने जा रहा है जी, उसकी कहानी है. Retail price of standard and premium units would increase by 10 and 15% respectively. It is expected that the existing demand for the standard and premium units would not be affected by the price increase. In addition, SF has entered into a contract with a new foreign customer for supply of 4,50,000 premium units at a discount of 20% of the new retail price. Any constraint due to production capacity, तो production capacity पे शायद constraint आ जाए, would be met by reducing the existing production of standard units. However, any shortfall in production of standard units would be met by purchasing it from the market at a price of 2400. Material price would increase by 5% with effect from 1st January. हमारा साल शुरू हो रहा है 1 सितंबर से. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने पुरानी प्राइस रहेगी. 1 जनवरी से मटेरियल की प्राइस बढ़ जाएगी. The material would be purchased evenly throughout the year. Labor, manufacturing overheads and selling expenses would be subject to inflation of 10%. अगले साल का बजट पीएनएल बनाना है. ये सवाल मुझे काफ़ी हद तक पिछले कोई सवाल के उससे मिलता जुलता लग रहा है. किससे मिलता जुलता है? 23 से, कि 2 प्रोडक्ट बेच रहे हो, तीसरी भी आ जाएगी. सिर्फ मैथमेटिक्स उसने थोड़ा नई नस्ल का डाल दिया. कहानी वही है, थोड़े से वेरिएबल बदले हैं. मैथमेटिक्स थोड़ा सा उसने बदला है चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए. जैसे मुझे लगता है वहाँ पे 23 में क्या था, यहाँ पे उसने कुछ रिलेशनशिप ज़्यादा दे दिए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये आप कह सकते हैं 23 और 20 मिलते जुलते सवाल हैं. तो पढ़ लीजिए एक साथ सवाल को दोबारा, फिर हम पीएनएल खींचने चलते हैं इसका.
पीएनएल में हमारी सिर्फ एक आइटम बढ़ने का यहाँ पे चांस है और वो है एक्सटर्नल परचेज। कॉस्ट ऑफ सेल में एक आइटम हमारी बढ़ने का चांस है। हमें देखना पड़ेगा कि हमें अगर एक्सटर्नल परचेज करनी है तो कितनी क्वांटिटी होगी। कैपेसिटी को हम देख के इसके हिसाब से गेज करेंगे। तो ये जनाब पीएनएल, हमारा सारा पीएनएल सेम था, सिर्फ ये एक लाइन आइटम यहाँ पे नई मैंने ऐड कर दी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट फिगर, सेल्स। हमने प्रोडक्ट तो दो बेचनी है, लेकिन प्राइसेस उनकी 3 होने वाली हैं। तो अकॉर्डिंगली हम फिर इस प्रोडक्ट के 3 हिस्से कर लेते हैं। हम वर्किंग वन में जाते हैं, हम कहते हैं जी हमें हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, एक है स्टैंडर्ड, एक है प्रीमियम। लेकिन प्रीमियम के 2 कस्टमर हैं, एक है रेगुलर और एक है कॉन्ट्रैक्ट। हम इनके यूनिट्स ले लें सेल्स के, इनकी प्राइस पर यूनिट ले आए तो हमें रेवेन्यू की फिगर मिल जाएगी। रेवेन्यू जो हमें बजट के लिए चाहिए, रुपीस इन मिलियन में ही हम ले लेंगे। ये यूनिट्स का डाटा क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है। उसने कहा जी हमने पिछले साल स्टैंडर्ड यूनिट कितने यूनिट्स बेचे थे स्टैंडर्ड में? 9 लाख। अगले साल भी इतने ही बेचेंगे। पिछले साल प्रीमियम हमने कितने बेचे थे? 6 लाख। अगले साल भी यही बेचेंगे, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट पे नया कस्टमर भी आ जाएगा जिसको 4,50,000 और बेच देंगे प्रीमियम। तो प्रीमियम बेसिकली टोटल हम बेच देंगे 10,50,000। ये जी हमारे पास यूनिट्स आ गए। अब आइए इनकी प्राइस के ऊपर। प्राइस पिछले साल क्या थी हमें बताई गई है? नो, हमें प्राइस नहीं बताई गई, लेकिन प्राइस का रिलेशनशिप बताया गया है। प्राइस का रिलेशनशिप अवेलेबल है किस नोट में जनाब? नोट 3 में प्राइस का रिलेशनशिप। द रिटेल प्राइस ऑफ प्रीमियम यूनिट इज सेट 2 times of the retail price of standard unit। प्रीमियम की प्राइस स्टैंडर्ड की प्राइस से 2 गुना है। ये हमें पिछले साल की प्राइस का रिलेशनशिप दे दिया गया।
और अगले साल की प्राइस के लिए उसने ये बता दिया इजाफा होने वाला। हम बजट बना रहे हैं ना, तो हमें तो बजट के लिए पिछले साल की प्राइस पहले लेनी है, फिर उसमें इजाफा डालने हैं, और इजाफा डालने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उन पे हमने 20% का डिस्काउंट भी लगाना है। अच्छा जी, अब पिछले साल की प्राइस लेने के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। हमने पहले भी ये काम किया था, मुझे लगता है क्वेश्चन 23 में भी कुछ ऐसा ही किया था। वहाँ नहीं किया था, कहीं और किया था, किसी और जगह किया होगा, बट हमें कोई इशू नहीं है इक्वेशन बनाने में। तो जनाब हम अज्यूम करते हैं, हम वर्किंग, ये अगर वर्किंग 1 चल रही थी तो मैं इसको वर्किंग 1.1 का नाम देता हूँ। ये वर्किंग 1.1, इसी के नीचे मैं प्राइस के लिए करता हूँ। हम अज्यूम करते हैं लास्ट ईयर प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट इज एक्स। अगर लास्ट ईयर की स्टैंडर्ड यूनिट की प्राइस एक्स है तो प्रीमियम यूनिट की प्राइस क्या होगी? 2x। बिल्कुल ठीक हो गया जी। और लास्ट ईयर की प्राइस अगर मेरे पास आ गई तो यहां से मैं लास्ट ईयर का रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकता हूं ना। 9 लाख इंटू एक्स प्लस 6 लाख इंटू 2x इज इक्वल टू पिछले साल का रेवेन्यू 5250 मिलियन। चूंकि मैं प्राइस रुपीज में लेना चाह रहा हूं तो मैंने इसको रुपीज में एक्सटेंड कर दिया। सॉल्व इट फॉर x। 2500 एंड 2x इज 5000। ये हमारे पास पिछले साल की प्राइसेस आ गई, स्टैंडर्ड यूनिट की प्राइस और प्रीमियम यूनिट की प्राइस। ये तो लास्ट ईयर है, मुझे बजट में तो अगले साल की चाहिए। ठीक है, तो जनाब बजटेड प्राइसेस निकाल लो। स्टैंडर्ड की बजट प्राइस 10% इजाफा है। लीजिए जी 10% इजाफा डाल दीजिए, 2750। प्रीमियम रेगुलर कस्टमर की प्राइस 5000 में 15% इजाफा 5750। और प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर को आपने देना है कितना परसेंट डिस्काउंट? 20%। तो 5750 इंटू 80% या 0.8 4600। लीजिए जी, क्वांटिटीज हम पहले ले चुके थे, प्राइसेस हमने मेजर कर ली, हमारा रेवेन्यू यहाँ से आ जाएगा। ये 2750, ये आपका 5750 और ये 4600। रेवेन्यू इन मिलियन बोल दीजिए स्टैंडर्ड का 2475 3450 2070। लीजिए जी टोटल रेवेन्यू प्रेजेंटेशन कैलकुलेशन की डिफरेंट हो सकती है, एग्जामिनर की यही वैल्यूज कैलकुलेट करने का अंदाज फ़र्क हो सकता है, बट आंसर उसके भी यही होंगे। $7,995 रेवेन्यू, बजटेड रेवेन्यू यही होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? दैट विल डिपेंड प्राइमरली व्हाट इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्शन एंड परचेज प्लान। क्योंकि हमें प्रोडक्शन भी करनी है, परचेज भी करनी पड़ सकती है, तो पहले हमें प्रोडक्शन एंड परचेज प्लान बनाना है, उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे काम शुरू कर सकते हैं। तो लेट्स वर्क ऑन प्रोडक्शन एंड परचेज प्लान। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कंपनी 75% कैपेसिटी पे चल रही है, और अगर हम यकीनन नई प्रोडक्ट प्रीमियम का
कॉन्ट्रैक्ट वसूल करेंगे और पुरानी प्रोडक्ट सेम लेवल पे बिकेंगी तो हमारी प्रोडक्शन यकीनन बढ़ेगी। हम यकीनन अपनी प्रोडक्शन को 100% पे ले जाना चाहेंगे और 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज़ करने के बाद भी अगर हमारी डिमांड पूरी ना हो तो फिर परचेज पे जाएंगे। तो भाई ये वही काम है, पहले मुझे देखना है मेरी 100% कैपेसिटी क्या है, उस कैपेसिटी में मैंने पहले प्रीमियम बनाना है, फिर स्टैंडर्ड बनाना है, और जो स्टैंडर्ड नहीं बन पाएगा वो हम बाहर से खरीदेंगे। यही कहानी है ना, स्टैंडर्ड बाहर से खरीदना है ना, ठीक है। तो हम जी सबसे पहले अपनी कैपेसिटी डिटरमिन करते हैं। कैपेसिटी डिटरमिन करने के लिए हम वर्किंग 2 पे जाते हैं। जी जामिन बेटा आप आए। टेस्ट हमारा आखिरी कौन सा हुआ था? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसके बाद बजटिंग हमारा चल रहा है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हमारा निकला है भाई, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट से हमारा टेस्ट हुआ, ठीक है, थैंक यू। तो कमिंग वीक में फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा जी, वर्किंग 2 में हम देखते हैं पहला स्टेप, लास्ट ईयर कैपेसिटी यूटिलाइज जो हमारी हुई है इन टर्म्स ऑफ आवर्स वो कितनी है। हमने लास्ट ईयर 9 लाख यूनिट्स बनाए थे स्टैंडर्ड के इनटू 20 मिनट्स, या इसको हम 20/60 कर लें तो आवर्स आ जाएंगे सीधे सीधे, ऐसा ही है। और हमने 6 लाख यूनिट्स बनाए थे प्रीमियम के, इसको 30/60 कर लें, ऐसा ही है जी। तो बताइए हमारे पास लास्ट ईयर हमने कितने आवर्स कैपेसिटी यूज की, आवर्स। बेटा कैपेसिटी किसकी बताएगी हमें? अच्छा जी, सॉरी जी, माय मिस्टेक। मशीन आवर्स के अलग से बताया गया। तो ये मशीन आवर्स आपको किसने कहा ये मशीन आवर्स है? कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड बाय एनी रिसोर्स ना, वो मशीन आवर्स भी हो सकता है, लेबर आवर्स भी हो सकता है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं मशीन आवर्स पर यूनिट का जिक्र है? तो एग्जामिनर हमें कोई इल्हामी बंदा तो समझेगा ही नहीं, वो मशीन आवर्स बताए ना और मशीन आवर की कैपेसिटी में जज कर जाए। तो बी रियलिस्टिक, उसने हमें एक ही आवर्स का डाटा दिया हुआ है, वो लेबर आवर्स है। सो वी हैव टू टेक इट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स, ठीक है। तो मैंने लेबर आवर्स का डाटा अवेलेबल है तो कैपेसिटी को हम लेबर आवर्स टर्म में ही लेके चलेंगे। तो फिलहाल तो मुझे बताइए करंटली हमने कितने लेबर आवर्स इस्तेमाल किए? 6 लाख। हमने करंटली 6 लाख लेबर आवर्स इस्तेमाल किए, बट ये तो है हमारी 75% कैपेसिटी। जी बेटा, यूनिट्स पे टाइम सेम लगता है क्या? तो फिर यूनिट्स में कैसे ले सकते हैं आप? कैप 3 में कुछ पढ़ी थी ऐसी बात है ना हमने, कि जब मल्टीपल प्रोडक्ट बन रही हैं तो फिर यूनिट्स की टर्म में बात नहीं करते हैं, फिर आवर्स की टर्म में बात करेंगे ताकि बात स्टैंडर्डाइज हो जाए, ठीक है। तो जनाब हमने लास्ट ईयर इतने आवर्स काम किया जो कि हमारी 75% ऑफ कैपेसिटी है। तो यहां से हम फिर टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। हमारी टोटल कैपेसिटी बनेगी 6 लाख डिवाइडेड विद 75 इंटू 100, 8 लाख आवर्स। ये हमारी टोटल कैपेसिटी है, ये इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स है जी। चलिए मैं ये मेंशन कर देता हूं, ये इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स हमारी कैपेसिटी। अब लिमिटिंग फैक्टर की तरह प्लानिंग शुरू करो। पहले बनाना है प्रीमियम। प्रीमियम के कितने यूनिट बनने हैं भाई? 10,50,000। तो हम कहेंगे जी प्रायोरिटी के हिसाब से पहले करो प्रीमियम को प्रोड्यूस प्रीमियम, और प्रीमियम में 10,50,000 यूनिट्स बनाओगे, इनमें टाइम जाएगा 0.5 आवर, ठीक है जी, 0.5 कर दिया हमने, 5,25,000। तो स्टैंडर्ड के लिए कितना टाइम बचा? 2,75,000। इसमें हम अब स्टैंडर्ड बनाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड हमारी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं हो पाएगी। स्टैंडर्ड के हम कितने यूनिट्स बना पाएंगे? आप 275,000 को डिवाइड कर दो आवर्स पर यूनिट, तो वो है 20/60। कितने आवर्स, कितने यूनिट्स बन गए यहां से? 8,25,000
25,000 यूनिट्स बन गए। इनमें हमारा 2,75,000 आवर्स कंज्यूम हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हुई। डिमांड थी हमारी 9 लाख की, प्रोड्यूस हुए 8,25,000। तो ये प्रोडक्शन प्लान हमारा बन गया। ये हमारा प्रोडक्शन प्लान यहाँ से, बल्कि यहाँ से नहीं, प्रोडक्शन प्लान तो हमने शुरू किया यहाँ से। ये हमारा प्रोडक्शन प्लान है। इसमें हमारे पास प्रीमियम के सारे बन जाएंगे यूनिट्स और स्टैंडर्ड के बने इतने। तो इसके बाद हम परचेज प्लान ले आते हैं। परचेज प्लान कितना बना भाई? 9 लाख स्टैंडर्ड का, सिर्फ स्टैंडर्ड परचेज होनी है। स्टैंडर्ड हम परचेज करेंगे 9 लाख माइनस 825,000, सॉरी 825,000, तो 75,000 यूनिट्स लीजिए जी। अब जो प्रोडक्शन प्लान है उसका खर्चा मटेरियल लेबर ओवरहेड में आ जाएगा, और जो परचेज प्लान है उसका खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा बेटा, चूंकि ये सवाल थोड़ा सा कुछ हमारा देखा भाला सवाल है और आगे वीकेंड भी आ गया, तो इस सवाल को कंप्लीट करना आगे की वर्किंग वो आपकी होम असाइनमेंट है। अब अपार्ट फ्रॉम द रिविजन्स जो आप करेंगे मजीद कुछ और एक्टिविटीज़ पीएनएल, क्योंकि पीएनएल पे हमारा बस आखिरी का सवाल ही है, इसके बाद कैश बजट पे जान लेंगे। तो मेरे हिसाब से आप पीएनएल के इस किताब में कोई और सवाल करना चाहें वो भी आपको ज़रूर करने चाहिए इस वीकेंड पे, क्योंकि हमारे प्लान के मुताबिक पीएनएल में अब हमने एक सवाल क्वेश्चन 25 में आपसे डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, और नेक्स्ट क्लास से फिर हम कैश बजट शुरू कर देंगे। तो मेरे हिसाब से कैश पीएनएल बजटिंग पे हमारी काफ़ी डिटेल वर्किंग हो चुकी है। अब आप आज़ाद हैं मज़ीद सवाल करने के लिए भी। तो क्वेश्चन 20 को आप कंप्लीट करके आएंगे, असाइनमेंट है। हम मंडे को मिलेंगे, क्वेश्चन 25 डिस्कस करेंगे और फिर हम कैश बजट पे काम शुरू करेंगे, और अगले वीक में ही हमारा ये बजटिंग का पोर्शन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर इंशाल्लाह मैनेजरियल पे मूव कर जाएंगे। ये लास्ट टॉपिक हमारा फाइनेंस का 65% सिलेबस हमारा नेक्स्ट वीक कवर हो जाएगा। जो कोर एरिया है जिस पे आई एक्सपेक्ट कि आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ 40+ इंशाल्लाह यहीं पे ले रहे होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह 40+ स्कोर सिक्योर करने के बाद नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम मैनेजरियल पोर्शन पे भी बात शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।